ओके, क्वेश्चन नंबर 21। रिसेंटली इन कांडला, कांडला एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात में। तो यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ है, एक फर्स्ट ग्रीन SEZ टू अचीव इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC का उसको सर्टिफिकेट मिला है और उसकी रैंकिंग आई है प्लैटिनम। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ये क्या करता है, ये देखता है कि हरित रूप से यानी एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाने के रूप में कितनी बिल्डिंग इंडिया में बन रही हैं उसका प्रमोशन करे, उसका प्रोत्साहन करे। तो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा गया है दैट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ये एक स्थायी या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये गलत ही है बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एक संस्था है सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की, उसको CII बोला जाता है, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, भारतीय उद्योगों का एक परिसंघ। तो ये सभी भारतीय उद्योग जब मिलते हैं तो ये CII बनाते हैं। और तो ये जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है ये CII के अंडर में आता है। दूसरे में लिखा है इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड मेंबर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। सो ऑब्वियसली वर्ल्ड में जितने भी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स होंगी उन सबका एक ग्रुप रहेगा जिसे वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बोला जाएगा। तो अमेरिकन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जापानीज, सब ये सब मिलके एक वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बनाते हैं। तो यस, इट इज़ द पार्ट। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली देहिंग पटकई कहाँ पर आता है, आसाम में आता है और ये अभी अभी नेशनल पार्क बना है 7th नंबर का। तो पूछा है कि ये कहाँ बना है, तो इट इज़ इन आसाम। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, ये जो देहिंग पटकई है ये आसाम में है और इसे द अमेज़न ऑफ ईस्ट यानी पूर्व का अमेज़न बोला जाता है। इसका एक और नाम है देहिंग पटकई का और वो है जयपुर रेन फॉरेस्ट। इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, कुल मिला के 12 हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं तो आपको अंडमान में 9 मिलेंगे और फिर असम में आपको टोटल आज 7 मिलेंगे, ठीक है। 7 कौन कौन से हैं, कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक ओरंग है, ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क, एक मानस है, एक काजीरंगा काफ़ी फेमस है, ठीक है, काजीरंगा। इसके अलावा डिब्रू सिखोवा करके नेशनल पार्क है, एक नमेरी करके है। तो इस तरीके से कुल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं आसाम के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नर। राज्यपाल जो होते हैं राज्य के, उनके नाम पर क्या सही नहीं है। दैट मीन्स एक सही नहीं है और 3 सही हैं। पहला लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ लिखा है कि जो गवर्नर होते हैं उनको आप MP का भी राज्यपाल बना सकते हो और राजस्थान का भी बना सकते हो। तो दैट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है। एक आर्टिकल होता है 153, उस 153 में पहले ये लिखा हुआ था कि भैया गवर्नर जो होगा वो राज्य का होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, 1956 में एक अमेंडमेंट लाई और उस अमेंडमेंट में ये कर दिया कि हाँ, एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल बन सकता है और ऐसा कई बार हुआ भी है। तो ये तो सही हो गया, हमें गलत ढूंढना है। B में लिखा है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ, सही है ये भी। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक गवर्नर रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तीसरे में लिखा है द टर्म ऑफ 5 ईयर ऑफ ऑफिस इन अ गवर्नर इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। गवर्नर के जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो रहेंगे वो 5 साल तक ज़रूर रहेंगे। इसके बाद आते हैं हम D पर। D बच गया है, अब इसमें गलत क्या है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो यहाँ गलती क्या है, यहाँ बोला है कि राज्यपाल बनने के लिए उनको लायक होना पड़ेगा ऐसे लेके। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आप MLA बनते हो, विधायक, और विधायक बनने के लिए उम्र चाहिए 25, ठीक है।
लेकिन गवर्नर बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35। तो दोनों की शर्तें एक जैसी कैसे हुई? इसलिए डी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। फिर अगले आते हैं 24 पर। 24 में लिखा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के मामले में संविधान में जुड़ी बातों पर क्या सही है? यानी अगेन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक सही है और बाकी गलत होंगे। पहला देखते हैं, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो कुछ शर्तें दी हुई होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि प्रेसिडेंट को सिटीज़न होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल होना चाहिए और वो लोकसभा का सदस्य बनने के लायक होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ राज्यसभा लिखा है, यहाँ अगर लोकसभा होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन राज्यसभा के कारण ये गलत है, तो एक तो गलत हो गया। बी में लिखा हुआ है, हिज इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग इज डन बाय ओपन बैलेट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सबका बराबर रिप्रेजेंटेशन तो रहेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल तरीके से रहेगा, लेकिन जो वोटिंग होगी वो ओपन बैलेट नहीं होती, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत बोला जाता है इसे, तो ये भी गलत है। अगला होता है सी, अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट आंसर आपको मिल गया। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन वो 5-5 करके कितने भी साल के लिए बन सकते हैं। हाँ, यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं और वो जो प्रेसिडेंट बने हैं वो केवल दूसरी बार और 4 साल के लिए बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, यानी टोटल 8 साल के लिए बन सकते हैं। इसमें गलत क्या है? द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, तो ये नहीं होगा। प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे बड़े न्यायाधीश भारत के, वो इन्हें ओथ दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, जब कोरोना आया था तो ये इंडेक्स भी काफ़ी न्यूज़ में आया था। ये पूछा है कि कौन इंडेक्स देता है, तो ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन देता है। गिविंग इंडेक्स में जो गरीब देश हैं वो काफ़ी हाइट पर हैं, इंडिया की जैसे रैंक है 14th, ठीक है। गिविंग इंडेक्स में मतलब सीधे है दान, ठीक है, दानदाता देश है भारत और 14th नंबर पे आता है। दान रिसीव भी काफ़ी करता है, केनिया वगैरह, नायरोबी, ये काफ़ी टॉप पे मिलेंगे आपको। ये तो अमीरों के हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। 26, विथ रिगार्ड्स ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, जनरली एक IAS ऑफिसर ही होते हैं, उनके पूछा, ही इज़ द चीफ एडवाइज़र ऑफ टू द चीफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के मामले में, सभी मामलों में, यानी सभी मैटर्स में चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, ये एडवाइजरी देते हैं, तो इनका पोस्ट बहुत बहुत अहम होता है। यानी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो CM के बाद शायद यही सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगला आता है सेकंड, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ 2 years। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 साल रहना ज़रूरी है। तो ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट ही रहा, मतलब फिक्स नहीं है कि 2 साल रहेंगे ही, कभी भी हटाए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन पार्ट 18, देखो भाग 18, जो पार्ट 18 है ना, ये 352 से लेकर 360 तक चलता है और यहीं पर हमारी सारी इमरजेंसी आती है। अब पूछा यह है कि पार्ट 18 जो है, यानी ये, वो उसमें उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 44th अमेंडमेंट से क्या क्या जोड़ा गया। तो 44th अमेंडमेंट एक अच्छा अमेंडमेंट है, बिकॉज 42nd अमेंडमेंट एक बुरा अमेंडमेंट था, कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, इंदिरा गांधी लेकर आई थी, कुछ अच्छे काम किए, कुछ काफ़ी बुरे काम भी किए। तो यहाँ पर जो मोरारजी देसाई आते हैं इंदिरा गांधी के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी इन्हीं अलग अलग प्रावधानों का फ़ायदा उठाकर 1975 में इमरजेंसी लगा देती हैं, उसके बाद में फिर दैन अगेन 1978-79 में मोरारजी की सरकार आती है, तो वो सरकार 44th अमेंडमेंट लाती है और जो भी गलत
अमेंडमेंट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसको हटाया जाता है। तो पहला 44th है, याद रखो 42nd अमेंडमेंट पूछेगा तो कुछ ना कुछ गलती पूछना है, और 44 अमेंडमेंट आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही बेस होगा। पहला है रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट फॉर नेशनल इमरजेंसी, दैट इज़ अ गुड थिंग। आप अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगाएंगे या कैबिनेट से पूछ के या रिकमेंडेशन से, तो कैबिनेट से रिकमेंड करके अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो वो अच्छी बात है। दैट मीन्स 44th अमेंडमेंट ने अच्छा काम किया। दूसरा है पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर एक्सटेंशन। अगर एक फिक्स नेशनल इमरजेंसी मान लो 6 महीने की, उसको एक्सटेंड करना है तो ऑब्वियसली किसका अप्रूवल लगना चाहिए? पार्लियामेंट का अप्रूवल लगना चाहिए। बिल्कुल सही, नहीं तो ये तो अनलिमिटेड तरीके से आप खींच सकते हो इस इमरजेंसी को, तो ये भी सही है। तीसरा है आर्म्ड रेबेलियन एज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी। देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंटरनल, पहले क्या होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक जो भी दुर्व्यवहार चल रहा है, खराब खामियाँ चल रही हैं, कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उसको हटा दिया गया इस शब्द को, उसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन डाल दिया गया। ठीक है, तो आर्म्ड रेबेलियन को एक ग्राउंड माना जा सकता है जिसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो आप। नेशनल इमरजेंसी दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल हो सकती है और एक इंटरनल हो सकती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जब वॉर होता है, राइट। इंटरनल का मतलब होता है जब देश के अंदर ही लोग हथियार उठा लें, आर्म्ड हो जाएं। तो ये दो टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। तीन, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 253 of Indian Constitution provides for the establishment of interstate council. Which of the following is not a member of interstate council? interstate council यानी कि 253। देखो हर स्टेट को साथ में मिलकर काम करना है, तो संविधान ने 253 के तहत बोला कि चलो तुम सारे स्टेट्स एक साथ आ जाओ, टाइम टाइम पर मिलो और अपने काम को ओके करो, ठीक है, ताकि एक दूसरे के बीच में मतभेद कम से कम रह सके। पूछा यह है कि इस इंटरस्टेट काउंसिल में कौन कौन रहता है? नहीं, यहाँ पर पूछा है कौन कौन नहीं रहता है। तो हम पहला देखते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब क्योंकि सारे स्टेट्स हैं तो स्टेट के सीएम तो होंगे, चीफ मिनिस्टर तो होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं इसी में। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ करेक्ट, चीफ मिनिस्टर इज़ करेक्ट। तीसरे में लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इट इज़ रॉन्ग, लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, जो केंद्रीय प्रदेश होते हैं, उनमें अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं तो सीएम ज़रूर होंगे, और अगर सीएम होंगे दैट मीन्स ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो यूनियन टेरिटरी होंगी, या लेजिस्लेटिव असेंबली वाली जो यूनियन टेरिटरी होंगी, उसके सीएम बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हमको तीसरे को बाहर करना है, यानी हमारा आंसर रहेगा 3 ओनली। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो क्या है, यहाँ पर अलग अलग मोशन बता रखे हैं। जब बजट बनता है या पैसों की बात होती है तो अलग अलग मोशन पास होते हैं। पहला लिखा है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ 1 रुपीज़। मतलब बताया कि भैया 100 रुपये चाहिए रेल मिनिस्ट्री को, और सदन को लग रहा है कि यार ये 100 रुपये ले तो रहे हैं, लेकिन इसमें जो ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो ये क्या करेंगे, जनरली 1 रुपये काट देंगे और 99 रुपीज़ दे देंगे। इसका मतलब होता है सेंशर। सेंशर यानी कि भर्त्सना करना, सरकार को ये बताना कि तुम पैसे तो मांग रहे हो लेकिन तुम्हारी पॉलिसीज़ हमें ठीक नहीं लग रही हैं, ठीक है। तो इसमें सेंशर होता है, भर्त्सना होती है, इसमें वो सब नहीं होता कि सरकार गिर जाएगी वगैरह। अगला होता है इकोनॉमी कट मोशन। ये बड़ा सिंपल सा होता रहता है, लाइक 100 रुपये मांग लिए और सदन को लग रहा है कि नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, 50 रुपये ले लो। तो इस 100 के 50 को के होने को इकोनॉमी कट मोशन बोला जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड हियर, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तीसरे में लिखा है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि भैया 100 रुपये काट दिए जाते हैं, तो यस उसी को टोकन कट मोशन कहते हैं। यहाँ भी आलोचना करने की कोशिश की जाती है सरकार की, ठीक है, या जो भी पॉलिसीज़ है उनकी। तो ये तीनों ही आई थिंक करेक्ट है, हाँ तीनों ही करेक्ट है। देन लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात हो रही है। पहले में लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासीफाई कैटेगरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज। ये कैटेगरी का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की कैटेगरी का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, एक होते हैं कि लाइक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री जो सबसे बड़े ओहदे पर होते हैं। फिर इनके नीचे आते हैं स्टेट मिनिस्टर, जिनको बोला जाता है राज्य मंत्री, और इनके नीचे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री। तो बस ये कैटेगरी हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये इनसे छोटे हैं। तो यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 होंगे, ऐसा नहीं लिखा है, तो बिल्कुल सही है। ये तो प्रोसेसिंग जो चली है गवर्नेंस की, उसमें एवोल्यूशन हुआ है, तो अपने आप बन गए हैं नाम। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया है, तो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा गया है, यानी कि ये सही है। अगला है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी सारे मंत्री इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, ठीक है, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट। ये जब अपनी काउंसिल बनाएंगे तो ये पार्लियामेंट का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। सुनने में ठीक ही लग रहा है, बट ये गलत है, बिकॉज पार्लियामेंट यहाँ पर गलत है, यहाँ पर पार्लियामेंट गलत है, यहाँ पर शुड बी लोकसभा। आप बनाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन लोकसभा के 15% से ज़्यादा आप बड़ी लोक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री नहीं बना सकते हैं।